बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या फिर बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका रिव्यू और उस किताब की मैं दी गई जानकारियों पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। वो किताब है ये एक था डॉक्टर एक था संत, जो कि अरुंधति राय ने लिखी है, और इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया है अनिल यादव जय हिंद जी ने और रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज जो तथ्य मैं इस किताब से आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, वो तथ्य आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इस देश के अंदर आप आर्थिक जगत में कहां किस पायदान पर खड़े हैं। अगर आपके अंदर कोई सामाजिक और राजनीतिक चेतना होगी तो ये आंकड़े आपको अंदर तक झंझोर कर रख देंगे। आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि चाहे वो सरकारी महकमा हो या व्यापार हो, आर्थिक जगत में, आर्थिक स्तर पर आप लोग किस पायदान पर खड़े हैं। आप लोगों से मेरा तात्पर्य है इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी कि बहुजन तबका। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। भारत के जो बहुत प्रमुख व्यापारी हैं उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए अरुंधति राय अपनी इस किताब के पेज नंबर 23 और 24 पर लिखती हैं, इन डॉलर अरबपतियों में भी धन संपत्ति का वितरण एक खड़ी ढलान वाले पिरामिड की तरह है, जिसमें ऊपरी 10 की कुल धन संपत्ति बाकी बचे 45 की धन संपत्ति से अधिक है। ऊपरी 10 में से 7 वैश्य हैं, जो सब के सब विशालकाय कॉर्पोरेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं और उनके व्यवसायिक हित पूरे विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये लोग मालिक हैं और संचालन करते हैं बंदरगाहों, खनिज खानों, तेल क्षेत्र, गैस क्षेत्र, जहाजी कंपनियां, दवा कंपनियां, टेलीफोन नेटवर्क, पेट्रोकेमिकल संयंत्र, एल्यूमिनियम संयंत्र, सेलफोन नेटवर्क, टेलीविजन चैनल, ताजा खाद्य पदार्थों के बाजार, फिल्म उत्पादन कंपनियों, मूल कोशिका, स्टेम सेल भंडारण प्रणाली, विद्युत वितरण नेटवर्क और विशेष आर्थिक जोन का ये है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल, दिलीप सांघवी, सन फार्मास्यूटिकल्स, रुइया बंधु रुइया समूह, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह, सावित्री देवी जिंदल OP जिंदल समूह, गौतम अडानी अडानी समूह और सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल। बाकी 45 में भी ये आंकड़ा आपको वाकई में दहला देगा। बाकी 45 में से भी 19 वैश्य हैं। अन्य अधिकतर पारसी, बोहरा और खत्री सभी व्यापारी जातियां हैं और ब्राह्मण हैं। इस सूची में एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। आप ये चीज सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को कि हम व्यापार क्षेत्र में कहीं नहीं है। हमारे समाज का कोई इक्का दुक्का व्यापारी होगा जो टॉप 500 की लिस्ट में होगा, टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं। अगर टॉप 100 की लिस्ट में भी कोई होगा तो वो 2 से 1 या 2 होगा, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। बड़े उद्योगों व्यवसाय के अलावा बनियाओं वैश्यों ने शहर के छोटे व्यापारों पर भी मजबूत पकड़ बना रखी है और इसके अलावा पूरे देश के ग्रामीण साहूकारी ब्याज बट्टे के परंपरागत धंधे पर भी इनकी पकड़ है। जहां करोड़ों गरीब किसान और आदिवासी, जिन्हें व्यवस्था ने गरीबी में धकेल दिया और वे जो मध्य भारत के सुदूर जंगलों में बसते हैं, इनके सर्पीले ऋण जाल में फंसे हुए हैं। भारत के उत्तर पूर्व के आदिवासी बहुल प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और आसम ने स्वतंत्रता के पश्चात दशकों तक बगावत, सैन्यकरण और खून खराबा देखा है। इन सब के बीचों बीच मारवाड़ी और बनिया कंपनियों ने अपना धंधा जमा लिया। आज इस इलाके में तमाम आर्थिक गतिविधियों पर उनका संपूर्ण नियंत्रण है और ये सब जो कुछ भी होता है ये सरकार की मिली भगत से होता है। ये चीज बहुत नोट करने वाली बात है। इसीलिए काशीराम जी कहते थे कि किसी भी कीमत पर हमें सत्ता तक पहुंचना है, हमें सत्ताधारी बनना है, क्योंकि अगर आप सत्ताधारी नहीं बनेंगे तो ये
बनिया और बावन का गठजोड़ आपको खत्म कर देगा, और आपको खत्म करने का मतलब है इस देश को नीलाम करना, इस देश को तबाह करना, इस देश को नेस्त नाबूद करना। इस किताब के पेज नंबर 25 पर अरुंधति राय लिखती हैं, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में जो लगभग 350 वर्ष ईसा पूर्व में लिखा गया, स्पष्ट लिखा है कि ब्याजखोरी वैश्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुस्मृति जिसे लगभग 150 ईस्वी में लिखा गया, पूरे विस्तार से एक बदलती हुई ब्याज दर का उल्लेख करती है। ब्राह्मण के लिए 2%, क्षत्रिय के लिए 3%, वैश्य के लिए 4% और शूद्रों के लिए 5%। यदि वर्ष भर के लिए इसकी गणना की जाए तो यह ब्याज दर जहां ब्राह्मण के लिए 24% थी, वहीं शूद्र के लिए 60% थी। आज भी किसी साहूकार द्वारा किसी बेबस लाचार किसान या मजदूर से 60% ब्याज की वसूली एक आम बात है। यदि वे कर्ज की राशि को नकद में नहीं चुका पाते तो उन्हें शारीरिक ब्याज देकर कर्ज चुकाना होता है। इसका मतलब यह है कि कर्जदार को पीढ़ी दर पीढ़ी साहूकार के लिए कठोर श्रम करना होगा उस नामुमकिन कर्ज राशि को चुकाने के लिए। अब यह बताने की जरूरत ही नहीं कि कोई नीची जाति वाला किसी ऊंची जाति वाले व्यक्ति को श्रम के लिए मजबूर नहीं कर सकता, ऐसा मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है। इसी पेज पर अरुंधति राय अंबेडकर को कोट करते हुए लिखती हैं कि अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 1948 में मद्रास प्रेसिडेंसी में मात्र 3% थी। उनके पास 37% राजपत्रित पद थे और 43% गैर राजपत्रित पद थे। पेज नंबर 26 पर अरुंधति राय एक लेख का हवाला देते हुए लिखती हैं, यह लेख 1990 में प्रकाशित हुआ था और इस लेख को लिखने वाले व्यक्ति थे खुशवंत सिंह। 1990 में ब्राह्मण पावर शीर्षक से लिखे एक लेख में खुशवंत सिंह ने कहा, ब्राह्मणों की जनसंख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या में 3.5% से अधिक नहीं है, लेकिन आज वे 70% नौकरियों पर काबिज हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह आंकड़ा केवल राजपत्रित पदों का है। उपसचिव के ऊपर के उच्च प्रशासनिक पदों पर 500 में से 310 ब्राह्मण हैं, यानी 62%, 62%। 26 प्रदेश मुख्य सचिवों में से 19 ब्राह्मण हैं। 27 राज्यपाल और उपराज्यपालों में से 13 ब्राह्मण हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में से 9 ब्राह्मण हैं। 310 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 166 ब्राह्मण हैं और 140 राजदूतों में से 58 ब्राह्मण हैं। कुल 3300 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में से 2376 2376 ब्राह्मण हैं। निर्वाचित पदों पर भी इनका प्रदर्शन इतना ही बढ़िया है। 508 लोकसभा सदस्यों में से 190 ब्राह्मण हैं। 244 राज्यसभा सदस्यों में से 89 ब्राह्मण हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर सिद्ध करते हैं कि भारत के 3.5% ब्राह्मण समुदाय का देश में उपलब्ध बढ़िया नौकरियों पर कब्जा है। ऐसा कैसे हो गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह सब ब्राह्मणों की कुशाग्र बुद्धि की वजह से हुआ है। ये 1990 की बात है और आज के जो 2016-2015 तक के जो आंकड़े हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी जो आज के ताजा हालातों का जिक्र करती है। इसी किताब के पेज नंबर 26 और 27 पर एक और जिक्र मिलता है और जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आज के हालातों में जहां हम गोदी मीडिया चिल्लाते रहते हैं, ये कहते हैं कि मोदी ने मीडिया को खरीद लिया है, लेकिन मेरा अपना खुद का निजी जो मत है, जो मेरा मानना है वो थोड़ा अलग है। मेरा मानना यह है कि उनको सिर्फ पैसे का लालच देकर नहीं खरीदा गया है। उसके पीछे जो गहरी साजिश है वो आज की नहीं है, वो हजारों वर्ष पुरानी है। वो सोच जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जहां पर अरुंधति राय लिखती हैं, मीडिया पर भी ब्राह्मणों का पारंपरिक प्रभुत्व रहा है। यहां भी अंबेडकर ने जो कुछ 1945 में कहा उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। अछूतों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है। कांग्रेस की प्रेस के द्वार उनके लिए बंद हैं और वे दृढ़ संकल्प हैं कि अछूतों को
थोड़ा सा भी प्रचार न मिले। अछूतों का अपना प्रेस हो भी नहीं सकता, जिसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी प्रेस विज्ञापन की आय के बिना जिंदा नहीं बच सकती, और विज्ञापन की आय व्यापारियों से होती है। भारत में तमाम व्यापारी, बड़े और छोटे दोनों, कांग्रेस से जुड़े हैं और किसी गैर कांग्रेसी संगठन की तरफदारी कभी नहीं करेंगे। भारत में एसोसिएट प्रेस प्रचार वितरण की एक प्रमुख संस्था है। उसका तमाम स्टाफ मद्रासी ब्राह्मण से लिया गया है। वास्तव में भारत में पूरी प्रेस ब्राह्मणों के हाथ में है, और ये लोग उन कारणों से जो सबको मालूम है कांग्रेस के पक्षधर हैं। ये लोग किसी ऐसे समाचार को प्रचारित नहीं करते जो कांग्रेस के प्रतिकूल हो। ये वो कारण है जो अछूतों के बस के बाहर हैं। सन 2006 में CSDS ने नई दिल्ली मीडिया के अभिजात्य वर्ग के सामाजिक प्रोफाइल का एक सर्वे किया। इसमें दिल्ली स्थित 37 हिंदी और अंग्रेजी प्रकाशनों और टीवी चैनलों के बड़े फैसले लेने वाले 315 अधिकारियों का सर्वे किया गया। अंग्रेजी भाषा के प्रिंट मीडिया में 90% निर्णायककर्ता अधिकारी और टेलीविजन के 79% अधिकारी उच्च जाति के पाए गए। इनमें से 49% ब्राह्मण थे। 315 में से एक भी दलित या आदिवासी नहीं था। केवल 4% उन जातियों के थे जिन्हें शूद्र कहा जाता है, और 3% मुस्लिम थे, जिनकी आबादी कुल आबादी का 13.4% है। ये तो है पत्रकारों और मीडिया की शख्सियतें जिनके लिए ये लोग काम करते हैं। उन बड़े मीडिया घरानों के मालिक कौन हैं? 4 सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में से 3 के मालिक वैश्य हैं और 1 का ब्राह्मण परिवार। दी टाइम समूह बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी, जिसकी जागीर में द टाइम्स ऑफ इंडिया और 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल टाइम्स नाउ भी है, का मालिक एक जैन परिवार बनिया है। दी हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक भरतिया हैं, जो कि मारवाड़ी बनिया हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस के स्वामी गोयनका हैं, वो भी मारवाड़ी बनिया हैं। दी हिंदू का स्वामित्व एक ब्राह्मण परिवार के पास है। भारत का सर्वाधिक बिकने वाले हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण, हिंदी दैनिक, जिसका प्रसार 5.5 करोड़ है, का स्वामित्व कानपुर के एक गुप्ता परिवार के पास है। सर्वाधिक प्रभावशाली हिंदी अखबार का दैनिक भास्कर, प्रसार 2.25 करोड़ का स्वामित्व अग्रवाल का है, वो भी एक बनिया परिवार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मालिक मुकेश अंबानी, एक गुजराती बनिया, के पास 27 बड़े राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय टीवी चैनलों में इतने शेयर हैं कि उसका नियंत्रण हो चुका है। सबसे बड़े राष्ट्रीय टीवी समाचार एवं मनोरंजन नेटवर्क GTV नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्रा हैं, और वह भी एक बनिया हैं। दक्षिण भारत में जाति का प्रकटीकरण कुछ अलग किस्म का है। उदाहरण के लिए इनाडू समूह कई समाचार पत्रों सहित दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी और दर्जन भर टीवी चैनलों तथा अन्य संस्थानों का मालिक है, और इसके मुखिया रामोजी राव हैं, जो कि आंध्र प्रदेश की एक किसान जाति कम्मा से हैं। यह स्थिति बड़े मीडिया घरानों के मालिक ब्राह्मण बनिया होने की प्रवृत्ति से हटके है। एक अन्य बड़े मीडिया घराना सन टीवी का स्वामी मारन परिवार है, जो कि पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर हैं। इस वीडियो में केवल मैंने स्वर्णों के पास जो है उसका जिक्र किया है। अगला वीडियो जो इस किताब पर मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस देश के बहुजन तबकों को दबाया जा रहा है, जो कि आज भी जारी है। और फिर मैं कहूंगा कि ये बामन और बनिया के गठजोड़ के कारण है। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि इस किताब को मंगाइए, पढ़िए और पढ़वाइए, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि आपके साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है, किस तरह का षड्यंत्र आपके इर्द गिर्द आपको फंसाने के लिए रचा जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सोचने पर मजबूर हुए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो, किसी भी नेता का समर्थक हो, अगर वो बहुजन है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप लोगों के पास 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आप लोगों के फेसबुक पर 1000, 2000, 4000, 5000 फॉलोअर्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे।
आप लोग कई फेसबुक पर ग्रुप्स में भी ज्वाइन होंगे। वहां पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हकीकत क्या है। मेरा काम है केवल इस तरह की जानकारी आप लोगों के सामने रखना। उस जानकारी को पूरे भारत में फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं पहले भी यही कहता था और अभी भी यही कहूंगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर आपको मेरा यूपीआई आईडी शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा। उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप जितना चाहें उतना मुझे सहयोग राशि भेज सकते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।